स्वागत है आप सबका सीवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। संपूर्ण जीव विज्ञान वन लाइनर सीरीज़ के अंतर्गत हमारा यह पहला वीडियो है और इसके अंतर्गत हम लोग अपने पहले टॉपिक जैव विकास को पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा पढ़ने का क्रम क्या होगा और हम किन किन टॉपिक्स या फिर बिंदुओं को कवर करेंगे। हमारा दूसरा टॉपिक होगा जीव विज्ञान और इसके अंतर्गत हम लोग जीव विज्ञान की परिभाषा से लेके जीव विज्ञान की शाखाओं, उनके जनक, तमाम चीज़ों को देखेंगे। हमारा तीसरा जो टॉपिक होगा वह होगा वर्गीकी या फिर टैक्सोनॉमी और इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले में मोनेरा जगत और दूसरा में पादप आकारिकी या फिर प्लांट मॉर्फोलॉजी को पढ़ेंगे। हमारा चौथा टॉपिक होगा प्रकाश संश्लेषण और पांचवा होगा पौधों में जनन रिप्रोडक्शन इन प्लांट। हमारा छठा टॉपिक होगा जैव प्रौद्योगिकी अर्थात बायोटेक्नोलॉजी। सातवां टॉपिक होगा आर्थिक महत्व के जीव एवं वनस्पतियाँ। आठवां टॉपिक होगा कोशिका। नौवां टॉपिक होगा उत्तक। 10वां टॉपिक होगा कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम। 11वां टॉपिक होगा श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम और 12वां टॉपिक होगा पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा अगला टॉपिक होगा उत्सर्जन तंत्र। 14वां टॉपिक होगा तंत्रिका तंत्र। 15वां होगा रक्त एवं रक्त परिसंचरण तंत्र ब्लड एंड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। 16वां टॉपिक होगा हार्मोन्स एवं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। 17वां टॉपिक होगा जनन एवं भ्रूण विकास। 18वां टॉपिक होगा अनुवांशिकी। 19वां टॉपिक होगा पोषण और 20वां टॉपिक होगा रोग एवं उपचार। हमारा 20वां टॉपिक होगा परजीवित जनित रोग जो कि 20A के अंतर्गत होगा। 20B के अंतर्गत हम लोग जीवाणु जनित रोगों को पढ़ेंगे और 20C के अंतर्गत हम लोग असंक्रामक रोगों के बारे में पढ़ेंगे। और अंत में हम विविध टॉपिक, जितने भी टॉपिक अगर छूट गए हों या फिर जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन सबको इसमें कवर करेंगे। तो ये रहेगा हमारा पढ़ने का क्रम। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने पहले टॉपिक जैव विकास से शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है जैव विकास, बायो इवोल्यूशन। और जैव विकास से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, उन सभी प्रश्नों को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। और यह मेरा दावा है कि अगर जैव विकास से किसी भी एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे तो इससे वीडियो लेक्चर से आएंगे। तो चलिए अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी की उत्पत्ति अनुमानतः कब हुई थी? तो पृथ्वी की उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। अगला प्रश्न है, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग कब हुआ था? तो वर्तमान जो प्रमाण उपलब्ध है उसके अनुसार लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व जो है पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में किसका मिश्रण शामिल था? तो जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी, इससे पहले पृथ्वी के वायुमंडल में CH4 अर्थात मीथेन, NH3 अर्थात अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित था। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस प्राचीन या फिर आदिम पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी? तो आदिम पृथ्वी से ऑक्सीजन गैस क्या थी? अनुपस्थित थी। और जब ऑक्सीजन गैस का निर्माण हुआ उसके बाद पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ। अगला प्रश्न है, आद्य वायुमंडल क्यों कम हो रहा है? तो आद्य वायुमंडल इस वजह से कम हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन परमाणुओं में कमी हो रही है, जिसके कारण आद्य वायुमंडल कम हो रहा है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो पृथ्वी पे सबसे पुराना जीव नीलहरित शैवाल है। अगला प्रश्न है, जीवन की उत्पत्ति का सबसे आधुनिक सिद्धांत कौन सा है? तो जीवन की उत्पत्ति का सबसे आधुनिक सिद्धांत रासायनिक उद्विकास का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, जीवन की उत्पत्ति का रासायनिक उद्विकास सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो जीवन की उत्पत्ति का रासायनिक उद्विकास का सिद्धांत AI ऑपेरिन ने किया था। और जीवन की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत भी है कौन सा? रासायनिक उद्विकास का सिद्धांत, और जिसको कि AI ऑपेरिन ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, जीवन की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक भी AI ऑपेरिन है। अगला प्रश्न है, जैव विकास परिकल्पना का पहला तर्कसंगत सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो जैव विकास परिकल्पना का पहला तर्कसंगत सिद्धांत लैमार्क ने 1809 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यह वन लाइनर सीरीज़ है और इसमें हम ज़्यादा डिटेल पूर्वक एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ भी थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न होगा, वहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। और क्विक रिवीजन सीरीज़ है, एग्ज़ाम से पहले वाली क्लास की तरह, अर्थात कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले आप इस सीरीज़ को देख के जाइए और 99% संभावना है कि प्रश्न यहीं से बनेंगे।
अगला प्रश्न है, लैमार्क का सिद्धांत क्या कहलाता है? तो लैमार्क के सिद्धांत को लैमार्कवाद के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लैमार्कवाद किस पर आधारित है? तो लैमार्कवाद सिद्धांत निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित है। इन्हीं बिंदुओं को दे के आपसे कूट में प्रश्न पूछ लिए जाएंगे कि कौन सा इसमें से लैमार्कवाद सिद्धांत पर आधारित नहीं है। इस वजह से इस तरह के स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जीव विज्ञान के वीडियो लेक्चर में कई बार मिलेंगे। लैमार्कवाद सिद्धांत क्या कहता है कि बड़े होने की प्रवृत्ति होती है। दूसरा क्या कहता है, वातावरण का सीधा प्रभाव होता है। तीसरा कहता है कि अंगों का उपयोग या अनुप्रयोग का प्रभाव पड़ता है। और चौथा है कि उपार्जित लक्षणों की वंशगति होती है। ये स्टेटमेंट किससे संबंधित है? लैमार्कवाद से, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, उपार्जित लक्षणों की वंशगति का सिद्धांत किसे कहा जाता है? तो लैमार्कवाद को उपार्जित लक्षणों की वंशगति का सिद्धांत कहा जाता है। देखिए, इसी स्टेटमेंट से आपका एक क्वेश्चन बन गया। अगला प्रश्न है, लैमार्क की पुस्तक का क्या नाम है? तो लैमार्क की पुस्तक का नाम था फिलोसॉफिकल जूलॉजिक। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने 1809 ईस्वी में समझाया था। हमारा अगला प्रश्न है, कौन एक अंग्रेजी प्रकृतिवादी भूवैज्ञानिक और जीव विज्ञानी थे जो विकास से संबंधित विज्ञान में उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो वो थे चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। अगला प्रश्न है, जैविक विकास का प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो जैविक विकास का प्राकृतिक चयन सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो डार्विन ने 1859 ईस्वी में विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति में प्रतिपादित किया था। पुस्तक 1859 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, डार्विन का प्राकृतिक चयन सिद्धांत किस पर आधारित था? तो डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता पर आधारित था। उसके साथ साथ डार्विन का विकासवादी सिद्धांत जीवन संघर्ष पर आधारित था। उसके साथ विभिन्नताएं और इसकी वंशगति पर भी आधारित था। और चौथा, योग्यतम की अतिजीविता अथवा प्राकृतिक चयन के सिद्धांत पर आधारित था। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये सब सारी चीज़ें क्या हैं, तो इसके लिए हमको डार्विनवाद और लैमार्कवाद आदि पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको इतनी भी जानकारी है तो आप एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्नों को आराम से सॉल्व कर लेंगे। हालांकि जब हम अपनी जीव विज्ञान की विस्तृत श्रृंखला शुरू करेंगे तो उसमें इन सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद किस पर आधारित है? तो डार्विनवाद ने क्या दिया था? प्राकृतिक वर्णवाद दिया था। और यह निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित था, ओवर प्रोडक्शन पे, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन पे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पे। और यह पूछा भी जाता है कई बार एग्जाम में, ये भी पूछा गया है। अगला प्रश्न है, प्रजातियों की संख्या बनाए रखने और उनकी विलुप्तता को रोकने के लिए क्या आवश्यक है? तो प्रजातियों की संख्या बनाए रखने और उनकी विलुप्तता को बनाए रखने अर्थात वो विलुप्त न हो, इसके लिए प्रजनन आवश्यक है। अगला प्रश्न है, विकास का मुख्य कारण क्या है? तो विकास का मुख्य कारण है प्राकृतिक वर्ण। अच्छा, बार बार प्राकृतिक वर्ण आ रहा है। प्राकृतिक वर्ण का मतलब क्या होता है, समझ लेते हैं इसको। प्राकृतिक वर्ण का मतलब यह होता है कि वही जीव जिंदा रहेंगे जो प्रकृति के साथ अच्छा संबंध स्थापित कर पाएंगे। तो इसको ध्यान रखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा अगला प्रश्न है, जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्राकृतिक चयन या फिर प्राकृतिक वर्णवाद। अगला प्रश्न है, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को किस प्रकार स्पष्ट किया जाता है? तो जैव विकास के अंतर्गत सांपों में अंगों के लोप होने को अंगों के उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से स्पष्ट किया जाता है। कहने का मतलब, हम जिस अंग का प्रयोग करेंगे वो हमारी पीढ़ी में आगे बने रहेंगे और जिस अंग का हम प्रयोग नहीं करेंगे उनका लोप हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी थी? तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक को डार्विन ने लिखा था। अगला प्रश्न है, जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत क्या है? तो जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत उत्परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? तो ह्यूगो डी ब्रिज ने विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, ह्यूगो डी ब्रिज ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो ह्यूगो डी ब्रिज ने अपना प्रयोग सांद प्रिमरोज अर्थात आइनोथेरा लैमार्कियाना पर किया था। इसको ध्यान रखेंगे।
अच्छा, उत्परिवर्तन क्या होता है? उत्परिवर्तन का मतलब होता है किसी भी जीव के जीनीय संरचना में परिवर्तन कर देना, जिससे उसमें किसी विशेष गुण को बढ़ावा मिल सके। आप लोगों ने एक्स मैन मूवी देखी होगी, जिसमें म्यूटेशन होता है और उनमें कई विशिष्ट लक्षण आ जाते हैं। हालाँकि वैसा संभव नहीं है, फिर भी उसमें उत्परिवर्तन या फिर म्यूटेंट को ही दिखाया गया है और उनको म्यूटेंट भी बोलते हैं। तो इसको कनेक्ट कर सकते हैं आप उससे। अगला प्रश्न है, किसी जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तित लक्षण दिखाई देता है, क्या कहलाता है? तो किसी भी जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तित लक्षण दिखाई देते हैं, उन्हें उत्परिवर्तित या फिर म्यूटेंट कहते हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन सा विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है? तो यह विचार उत्परिवर्तन का है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है। अगला प्रश्न है, विकासवादी संबंधों के प्रमाण कौन प्रदान करता है? तो जीवाश्म जो हैं वह विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, लाखों वर्षों से आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तन का अनुक्रम है, किसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का गठन होता है? तो क्रमागत उन्नति के परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का गठन होता है। अगला प्रश्न है, किसे पादप एवं जंतुओं के बीच की संयोजक कड़ी माना जाता है? तो यूग्लिना को पादप एवं जंतुओं के बीच की संयोजक कड़ी माना जाता है। अगला प्रश्न है, किसे एनेलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी माना जाता है? तो नियोपिलाइना को एनेलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी माना जाता है। अच्छा प्रश्न है, दोनों पूछा गया है कई बार एग्जाम में और पूछा भी जा सकता है। अगला प्रश्न है, किसे सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच की कड़ी माना जाता है? तो आर्कियोप्टेरिक्स को सरीसृपों और पक्षियों के बीच की कड़ी माना जाता है। अगला प्रश्न है, आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? तो जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी जो था वह आर्कियोप्टेरिक्स था और आर्कियोप्टेरिक्स को ही सरीसृपों और पक्षियों के बीच की कड़ी माना जाता है। अगला प्रश्न है, किसे सरीसृपों तथा स्तनियों के बीच की कड़ी माना जाता है? तो एकिडना तथा प्लेटिपस को सरीसृपों और स्तनियों के बीच की कड़ी माना जाता है। अगला प्रश्न है, अंडा देने वाला स्तनपायी कौन है? तो प्लेटिपस जो है वह अंडा देने वाला स्तनपायी है। अगला प्रश्न है, जीवधारियों में नई प्रजाति का क्रमिक विकास करने की संभावना क्यों अधिक है? तो द्विवर्ण अणुओं के विभाजन के कारण जीवधारियों में नई प्रजाति का क्रमिक विकास करने की संभावना है। अगला प्रश्न है, जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन देखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें समरूप अंग कहते हैं। इसको समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। समरूप अंग होता है और एक समजात अंग होता है। जैसे मान लेते हैं कि हड्डी और दांत, देखने में हड्डी और दांत तो एक ही जैसे लगते हैं लेकिन वह सेम नहीं है। उन्हें समरूप कह सकते हैं लेकिन समजात नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हड्डी का विकास अलग प्रकार की कोशिका से होता है और दांत का विकास अलग प्रकार की कोशिका से होता है। तो यह समजात नहीं है लेकिन देखने में एक जैसे लगते हैं, तो समरूप कह सकते हैं। हालांकि समरूप में एक और विशेषता होती है कि उनके सामान्य कार्य भी होते हैं, लेकिन मैंने समझाने के लिए बस यहाँ पे आपको बता दिया है। अगला प्रश्न है, लॉबस्टर की पूंछ और वेल के फॉल क्या हैं? तो ये समरूप अंग है। क्यों? क्योंकि लॉबस्टर की पूंछ और वेल का फॉल क्या है, लगभग एक जैसे दिखते भी हैं और एक जैसे कार्य भी होते हैं, तो इस वजह से समरूप अंग है। लेकिन वे समजात अंग नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी उत्पत्ति अलग अलग कोशिकाओं या फिर उत्तकों से हुई है। अगला प्रश्न है, वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न होता है, वे क्या कहलाते हैं? ये समजात अंग कहे जाते हैं, जिसके बारे में अभी मैंने ऊपर बताया भी है। अगला प्रश्न है, किस युग के दौरान विशालकाय सरीसृप डायनासोर फूले फले थे? तो मेसोजोइक युग के दौरान विशालकाय सरीसृप डायनासोर फले फूले थे, अर्थात मेसोजोइक युग में वे उपस्थित थे पृथ्वी पर। अगला प्रश्न है, लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर किस अवधि के अंत में विलुप्त हो गए थे? तो क्रिटेशियस काल के दौरान जो डायनासोर थे वह विलुप्त हो गए थे। अगला प्रश्न है, मैमथ किसके पूर्वज थे? तो मैमथ जो थे वह हाथी के पूर्वज थे। अगला प्रश्न है, जीवों के विकास के संदर्भ में सही अनुक्रम क्या है, अर्थात कौन सा जीव पहले आया, उसके बाद कौन सा आया, उसके बाद कौन सा आया? तो सबसे पहले सैलामेंडर आया, उसके बाद अजगर आया और उसके बाद कंगारू आया। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस महाकल्प को स्तनधारियों के महाकल्प के रूप में जाना जाता है? तो नूतन जीवी महाकल्प को स्तनधारियों के महाकल्प के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं, जो कहाँ से विकसित हुए हैं?
तो मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी अफ्रीका से विकसित हुए हैं और हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आनुवंशिकी का पता कहाँ से लगाया जा सकता है? तो अफ्रीका से मनुष्य की आनुवंशिकी का पता लगाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हम सभी वहीं से विकसित हैं। अगला प्रश्न है, होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड कौन थे? तो होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक जो होमिनाइड थे वह क्रो-मैग्नन मानव थे। अगला प्रश्न है, आधुनिक मनुष्य के हाल के पूर्वज कौन हैं? तो क्रो-मैग्नन मनुष्य जो है वह हम जो आधुनिक मनुष्य हैं उनके पूर्वज हैं। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का क्या अर्थ है? तो होमो सेपियंस का नाम होता है बुद्धिमान आदमी। इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, शब्द डेनिसोवन कभी कभी समाचार माध्यमों में किस संदर्भ में आता है? तो शब्द डेनिसोवन जो है एक आदि मानव जाति है और यह आदि मानव जाति जो है वह होमो सेपियंस के समकालीन थी। हमारा इस वीडियो लेक्चर का अंतिम प्रश्न है, वर्ष 2015 में किस होमोजीनस की एक नई प्रजाति की खोज राइजिंग स्टार केद सिस्टम फ्रेडल ह्यूमनासाइड दक्षिण अफ्रीका के डिनाल्डी चैम्बर में की गई थी? तो वह था होमो नलेडी। तो ये था हमारा जीव विज्ञान सीरीज़ का पहला वीडियो। इसमें हम लोगों ने जीव विकास से संबंधित सभी प्रश्नों को देखा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अपने अगले टॉपिक के साथ। बने रहिए हमारे चैनल पे। मिलते हैं। थैंक यू।